आज हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण। जिस तरह हम मानते हैं कि नेपोलियन ने इटली के एकीकरण में प्रारंभिक सहयोग किया था, वैसे ही जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना के विकास का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह है नेपोलियन। लिप्सन का कथन है कि यह इतिहास के मजाकों में से एक है कि आधुनिक जर्मनी का जन्मदाता नेपोलियन था। नेपोलियन जो था उससे पूर्व जर्मनी 300 राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों में किसी भी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एकता नहीं थी। पर जो नेपोलियन था उसने जर्मनी को 39 राज्यों का एक संघ बनाकर राष्ट्रीय एकता का मार्ग प्रशस्त किया। जब नेपोलियन का पतन हो गया उसके पश्चात क्रीमिया युद्ध और वियना कांग्रेस से जर्मनी पर भी प्रभाव पड़ा। इस युद्ध, क्रीमिया का युद्ध में जर्मनी ने प्रशा जो था प्रमुख, उसने रूस का साथ दिया था। इस कारण वियना कांग्रेस में उसे घाटा उठाना पड़ा। उसे पूर्ण रूप से ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया। भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो जर्मनी को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, यथा उत्तरी, मध्य एवं दक्षिणी। उत्तरी भाग में प्रशा, सैक्सनी, हनोवर, फ्रैंकफर्ट आदि राज्य, जबकि मध्य भाग में राइनलैंड और दक्षिण में वुटेम्बर्ग, बवेरिया, वोदेन, पैलेटिनेट, हेस, डर्मेसाइट आदि हैं। इन सब राज्यों में सबसे अधिक शक्तिशाली जो था वो था प्रशा। प्रशा जो था वो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी और आर्थिक दृष्टि से भी इन सब में समृद्ध था। अब अगर जर्मनी के एकीकरण में बाधक तत्वों की बात करें तो मुख्य बाधाएं थी जर्मनी के राज्यों की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक असमानता इतनी अधिक थी कि इनमें कोई मेल मिलाप नहीं था। जर्मनी के जो समस्याएं थी उनमें हर वक्त ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया जर्मनी को पूर्ण रूप से नियंत्रित कर रहा था। इस कारण ऑस्ट्रिया के दबाव के कारण जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। अधिकांश जर्मन राज्य जो थे वो सैनिक दृष्टि से भी शिथिल थे। उनकी आर्थिक एवं सैनिक समृद्धि इतनी नहीं थी कि वो ऑस्ट्रिया या किसी भी राज्य के विरुद्ध लड़ सके। और इस समय तक जर्मनी में सामान्य जो था वो भी जागृत अवस्था में नहीं था। कुछ लोग तो ऑस्ट्रिया के भी पक्षधर थे, कुछ फ्रांस के पक्षधर थे। जर्मनी के एकीकरण के संबंध में जनमत एक नहीं था। इसके साथ ही विदेशी शक्तियां जो थी वो भी जर्मनी में रुचि रखती थी। फ्रांस को दक्षिणी जर्मनी के रोमन कैथोलिकों में रुचि थी। इंग्लैंड की रुचि हैनोवर में थी और इस 1714 में हैनोवर के इलेक्टर को इंग्लैंड का शासक बना दिया गया था। इस कारण हैनोवर क्षेत्र पे इंग्लैंड की शुरू से ही रुचि थी। तो इस प्रकार 1815 से 1850 तक जर्मनी की प्रगति बहुत ही धीमी रही। इसी दौरान मेटरनिख जो था उसने कार्लसबाद की घोषणा की मार्च 1819 में, जिसके द्वारा जर्मनी में जो और अधिक प्रतिक्रियावादी शासन लागू किया गया। अब शिक्षकों तथा विद्यार्थियों पर भी बहुत अधिक कठोर नियंत्रण कर दिया गया। अब जर्मनी के एकीकरण के जो कारण थे उनमें पहला है बौद्धिक आंदोलन। 1815 में जर्मनी के विद्यार्थियों के प्रयासों से बर्शेनशेफ्ट नामक एक संगठन का गठन हुआ जो मेटरनिख व्यवस्था के विरुद्ध था और धीरे धीरे इस संस्था ने जर्मनी में विकास करना शुरू किया। इस संस्था का नारा था, नैतिक चरित्र के उत्थान से ही जर्मनी एकीकृत हो सकता है। तो इसके साथ शिक्षक, युवा जुड़ते गए, एकता, न्याय और स्वतंत्रता की भावनाएं बढ़ती रही। और इन्होंने इस तरह से इतने प्रयास किए। इन्होंने मार्टिन लूथर की त्रिशताब्दी मनाई और राष्ट्रीय युद्ध की चतुर्थ वर्षगांठ बनाई। इस कारण जो मेटरनिख था प्रतिक्रियावादी, उसने इन्हें कानून विरुद्ध घोषित कर दिया और कार्लसबाद की घोषणा लाया। इसके अतिरिक्त हर्डर जो थे प्रथम मानव स्वतंत्रता के विचार व्यक्त करने वाले थे जर्मनी में। फिक्टे ने भी जर्मनी में राष्ट्रवाद को तर्क और युक्ति के आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया। हिगल का मत था, सार्वलौकिक विचारधारा का सर्वोत्तम रूप है राष्ट्र। तो इससे भी जर्मनी प्रभावित हुए। इसके अलावा डालमेन, राके, बोमर, हासर, आंडर्ट, हेनरिक हाइन जैसे कवियों ने भी जर्मनी में क्रांति का विकास किया। जालवरीन 1819 में सबसे पहले प्रशा जो जर्मनी का प्रदेश था उसने एक श्वासवर्ग सौदर शोषण के साथ एक छोटे से जो एक राज्य था उसके साथ एक छोटा सा सीमा शुल्क किया कि अब हम दोनों के बीच जो भी व्यापार होगा वो कर मुक्त होगा। धीरे धीरे जो जर्मनी के अन्य राष्ट्र थे वो भी इससे जुड़ते रहे। इस प्रकार एक जालवरीन संगठन बन गया और आर्थिक आधार पर जर्मनी एक हो गया। रॉबर्ट इरगेंग ने जालवरीन के बारे में लिखा है कि जालवरीन ने क्षेत्रीय भावनाओं और आदतों को दबाया, इनके स्थान पर विस्तृत और मजबूत जर्मन राष्ट्रीय तत्वों को प्राथमिकता दी।
तो जालवरीन के निर्माण के कारण भविष्य में प्रशा के नेतृत्व में आर्थिक एकीकरण तो हो ही गया था, अब राजनीतिक एकीकरण का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। फ्रांस की 1848 की क्रांति थी जिसने जर्मनी को भी प्रभावित किया, पूरे यूरोप को ही प्रभावित किया था। इस क्रांति से प्रशा के शासक जो फ्रेडरिक विलियम थे चतुर्थ, उन्होंने ये घोषणा की कि आज मैंने जर्मनी के प्राचीन झंडे को स्वीकार कर लिया है और मैं अपनी प्रजा को जर्मन साम्राज्य के प्राचीन झंडे की रक्षा के लिए समर्पित करता हूँ। अब से प्रशा और जर्मनी के हित एक होंगे। इसके बाद उनके नेतृत्व में जर्मनी के सभी राज्यों का संघ बनाने का निर्णय लिया गया, जिसका अधिवेशन फ्रैंकफर्ट में हुआ। लेकिन फ्रैंकफर्ट में अधिकांश मध्यम वर्ग के थे, क्रांतिकारी नहीं थे, इस कारण एक मत नहीं हुए और लगभग 1 वर्ष तक संविधान को लेकर ही वाद विवाद चलता रहा। अस्तु जो प्रशा के शासक थे उन्होंने जर्मनी के सम्राट बनने से इनकार कर दिया। जो फ्रैंकफर्ट उन्हें नवीन जर्मन साम्राज्य का राजमुकुट देना चाहता था, उसे अस्वीकार कर दिया और इसका कारण यह था कि उनका कायरतापूर्ण व्यवहार, अस्थिर नीति, अहंकार और रूढ़ियों के प्रति मोह के कारण, जिससे कि एक बार फिर से विद्रोह असफल रहा। औद्योगिक विकास। इस समय तक प्रशा के रूढ़ क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में कोयला और लोहा मिलने के कारण औद्योगिकरण तीव्र गति से हुआ। 1850 में रेलवे का विकास भी तीव्र गति से हुआ और जो जर्मनी का जालवरीन के माध्यम से जर्मनी का आर्थिक विकास जो कर रहा था, आर्थिक नेतृत्व कर रहा था, वो प्रशा था। इस प्रकार धीरे धीरे पूंजीपति वर्ग को भी प्रशा में ने प्रोत्साहन दिया और जर्मनी औद्योगिक विकास तेजी से हुआ। विलियम प्रथम और उनके सैनिक सुधार जो थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे। सम्राट फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के बाद विलियम प्रथम शासक बने, जो कि पूर्ण रूप से ऐसे व्यक्ति थे जो जर्मनी को एकीकृत करने के लिए समर्पित थे और वो महत्वाकांक्षी भी बहुत थे। उन्होंने प्रशा की सेना का पुनर्गठन किया। उसने वान रून को युद्ध मंत्री बनाया तथा वान मोल्टके को प्रधान सेनापति नियुक्त किया। उसने 39 नई रेजिडेंट और 9 घुड़सवार रेजिडेंट संगठित की। इस प्रकार उसने जर्मनी को सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली बनाया। साथ ही साथ उसने बिस्मार्क को चांसलर बनाया, जिसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो जर्मनी के एकीकरण के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो सिर्फ बिस्मार्क की रक्त और लोहा की नीति ही सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क जो था उसने 1847 में राजनीति में प्रवेश किया और इसके बाद राष्ट्र असेंबली और संविधान सभा का सदस्य बना। 1851 में उसे बिस्मार्क को विलियम ने फ्रैंकफर्ट की सभा में प्रशा का प्रतिनिधि नियुक्त किया, जहां उसने 8 वर्षों तक प्रशा का नेतृत्व किया। इसके पश्चात 1862 में उसे पेरिस में फ्रांस के राजदूत के रूप में भेजा गया, जिससे उसकी फ्रांस के सम्राट नेपोलियन से अच्छा व्यवहार स्थापित हुआ और 1862 में उसे चांसलर बना दिया गया। अब उसकी जो उद्देश्य क्या थे? बिस्मार्क जब चांसलर बना था तो चांसलर बनने के साथ ही एक सैनिक बात को लेकर संसद और सम्राट में तनाव हो गया था। तो उस समय उसने कहा था, मैं श्रीमान के साथ नष्ट हो जाऊंगा किंतु संसद के इस संघर्ष में उनका साथ नहीं छोड़ूंगा। और सैनिक सुधार सम्राट करना चाहता था पर संसद उसके लिए बजट पास करने के लिए तैयार नहीं थी। तो बिस्मार्क ने केवल उच्च सदन से ही बजट पास करवाया और सैनिक सुधारों को आगे बढ़ाया। इस प्रकार वो 4 वर्षों तक केवल उच्च सदन से ही बजट पास करवाता रहा। उसका ये नारा था कि स्पष्ट था कि जर्मनी का ध्यान प्रशा के उदारवाद की ओर नहीं है, वरन उसे शक्ति की ओर लगना है। हमारे समय की महान समस्याएं भाषणों और बहुमत के प्रस्तावों द्वारा नहीं बल्कि रक्त और लोहा की नीति से ही सुलझ सकती है। शुरू से ही उसे पता था कि अगर उसे जर्मनी का एकीकरण करना है तो उसे किन किन राष्ट्रों से संघर्ष करना पड़ेगा। उसने प्रारंभ में ही सारी योजनाएं बनाई थी, जिसका जिक्र वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कर चुका था। उसका उद्देश्य था, जैसे पिटमांड के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ है, वैसे प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। तो उसे 3 राज्यों से अगर जर्मनी का एकीकरण करना था तो युद्ध करना था, ये उसे पता था। पहला था डेनमार्क, दूसरा था ऑस्ट्रिया और तीसरा था फ्रांस। लेकिन जो बिस्मार्क था वो बहुत ही बड़ा कूटनीतिज्ञ माना जाता है पूरी दुनिया में। तो उसने बहुत ही कूटनीति और सूझबूझ के साथ इन राष्ट्रों से संघर्ष किया और विजय प्राप्त की। तो प्रथम चरण की हम बात करें जर्मनी के एकीकरण की थी, वो थी डेनमार्क से युद्ध और गैस्टाइन समझौता। डेनमार्क के पास जर्मनी के 2 प्रदेश थे, श्लेस्विग और होल्स्टाइन। ये 2 रियासतें थी। हालांकि डेनमार्क के पूर्णतः अधीन नहीं थी, पर डेनमार्क धीरे धीरे इनका विलय करने का प्रयास कर रहा था और यहाँ की जो जनता थी वो इसके खिलाफ थी।
और 1852 में जब लंदन में सम्मेलन हुआ था, उस समय भी इन रियासतों को डेनमार्क के अधीन इसी शर्त पर छोड़ा गया था कि वह कभी इनका पूर्ण रूप से विलय नहीं करेगा। तो जब डेनमार्क ने इनका विलय करने का प्रयास किया तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया, जो उसका विरोधी राष्ट्र था, उससे एक समझौता किया 1864 में, जिसके अनुसार ये निश्चय किया गया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया मिलकर इन प्रदेशों की समस्याओं का समाधान करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो बल प्रयोग के द्वारा इन पर अधिकार करेंगे। इसलिए उनमें एक संधि हुई कि इन प्रदेशों को युद्ध के विजय होने के बाद इन प्रदेशों को आपस में बांट लिया जाएगा। इस प्रकार फरवरी 1864 में ऑस्ट्रिया और प्रशा की संयुक्त सेनाओं ने डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया। डेनमार्क को कहीं से भी सहायता प्राप्त नहीं हुई और वह पराजित हुआ और ऑस्ट्रिया और प्रशा और डेनमार्क के मध्य एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार डेनमार्क को श्लेस्विग और होल्स्टाइन के साथ लावेनबुर्ग की डची ऑस्ट्रिया और प्रशा को संयुक्त रूप से सौंपनी पड़ी। इसके पश्चात अब इन प्रदेशों का ऑस्ट्रिया और प्रशा में किस आधार पर बंटवारा हो, इसमें काफ़ी अधिक संघर्षपूर्ण स्थिति रही, पर बिस्मार्क की कूटनीति यहाँ पर भी काम आई। उसने अंत में गेस्टाइन नामक स्थान पर 14 अगस्त 1865 को विलियम और फ्रांसिस जोसेफ के मध्य एक समझौता हो गया, जिसमें निश्चित किया गया कि लावेनबुर्ग की डची प्रशा को ऑस्ट्रिया बेच देगा, श्लेस्विग प्रशा के पास रहेगा और होल्स्टाइन ऑस्ट्रिया के अधिकार में रहेगा। कील का बंदरगाह पर ऑस्ट्रिया और प्रशा का संयुक्त रूप से अधिकार रहेगा। इस प्रकार जो ये समझौता था, इस पर बिस्मार्क को उम्मीद भी नहीं थी कि कोई भी ऑस्ट्रिया का राजनीतिज्ञ इस पर हस्ताक्षर करेगा, पर यह समझौता उसकी एक बहुत ही बड़ी कूटनीतिक विजय थी। उसने साथ ही बिस्मार्क ने कहा था कि इस समझौते के कारण ऑस्ट्रिया और प्रशा में दरार पड़ चुकी है, पर दरार को कागज से ढक दिया गया है। पर यह भी निश्चित हो गया है कि भविष्य में दोनों के मध्य युद्ध की स्थिति होगी। अब द्वितीय चरण जो है वह है ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध और प्राग की संधि। ऑस्ट्रिया और प्रशा में जो इससे पहले संधि हुई थी, उसके द्वारा जिन प्रदेशों का बंटवारा किया गया था, उससे भी संघर्षपूर्ण स्थिति थी। इसके कारण साथ ही साथ जो ऑस्ट्रिया था वो एक शक्तिशाली प्रदेश था, तो प्रशा सीधे उसे संघर्ष नहीं कर सकता था और सीधा जीतना भी उसे मुश्किल लग रहा था। तो फ्रांस के में राजदूत के रूप में बिस्मार्क कई वर्षों तक रहा था, तो नेपोलियन से उसका अच्छा व्यवहार था, तो इस कारण उसने नेपोलियन को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। उसने उसे बेल्जियम और राइन का प्रदेश कुछ प्रदेश दिलाने की आशा व्यक्त की और साथ ही साथ बस उससे ये कहा कि आप इन प्रदेशों में, जब हमारा और ऑस्ट्रिया का युद्ध हो तो आप तटस्थ रहें। तो इस प्रकार फ्रांस से उसका समझौता हो गया और प्रशा जो था जो ऑस्ट्रिया था उसने कील के ड्यूक ऑफ ऑगस्टबर्न के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहित किया, प्रशा के विरोधी प्रचार किए, जिसके कारण प्रशा ने उसे इन आंदोलनों को तुरंत समाप्त करने का निर्देश दिया और जो ऑस्ट्रिया था उसने कहा कि हम प्रशा से साथ हुई संधियों को समाप्त मानते हैं और अब हम इन प्रदेशों पर स्वयं अधिकार करेंगे और इन तीनों प्रदेशों को ऑगस्टबर्न के ड्यूक को दे देंगे। तो बिस्मार्क जो था बिना इंतज़ार किए ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ। युद्ध का प्रमुख युद्ध था वो सेडोवा का युद्ध था, जो 3 जुलाई 1866 को संपन्न हुआ। इस लड़ाई में ऑस्ट्रिया पूर्ण रूप से परास्त हुआ और इतनी खराब हालत थी कि वह बहुत ही बिना किसी राष्ट्र के सहयोग के भी प्रशा जैसे छोटे से देश ने ऑस्ट्रिया को परास्त कर दिया। परंतु युद्ध के पश्चात बिस्मार्क ने कहा, युद्ध का निर्णय हो गया है, अब हमें पुनः ऑस्ट्रिया के साथ उदारतापूर्ण संबंध बनाने होंगे, क्योंकि उसे लगता था कि आगे अब उसे फ्रांस से संघर्ष करना है, जिसमें उसे ऑस्ट्रिया के समर्थन की भी आवश्यकता होगी। प्रशा ने ऑस्ट्रिया जैसी महान शक्ति को 7 सप्ताह के अंदर पूर्ण रूप से परास्त कर दिया था, परंतु इसे शत्रु नहीं बनाया गया, बल्कि इससे मित्रतापूर्ण व्यवहार किया गया। और इसके पश्चात जो संधि की गई थी, प्राग की संधि 23 अगस्त 1866 को, उसकी धाराएं थी, ऑस्ट्रिया ने पुराने जर्मन परिसंघ को समाप्त कर दिया। हैनोवर, श्लेस्विग, होल्स्टाइन, हेस का असेउ, नासाउ आदि राज्य प्रशा में सम्मिलित कर दिए गए। प्रशा के नेतृत्व में मेन नदी के उत्तर में स्थित राज्यों का एक नया संघ उत्तरी जर्मन परिसंघ बन जाने की ऑस्ट्रिया ने स्वीकृति दे दी। इस नए संघ से ऑस्ट्रिया ने स्वयं को अलग रखा। ऑस्ट्रिया को युद्ध के हर जाने के तौर पर 30 लाख पाउंड प्रशा को देने पड़े। इस प्रकार एक पराजित राष्ट्र के साथ बहुत ही उदार व्यवहार के साथ संधि की गई, क्योंकि बिस्मार्क अच्छे से जानता था कि ऑस्ट्रिया के साथ अगर कठोर रुख अपनाया गया तो यूरोप के राष्ट्र भी उसके विरोधी हो जाएंगे और आगे उसे फ्रांस से भी
संघर्ष करना है। तो इस युद्ध का प्रशा के क्षेत्रफल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। प्रशा को 27,000 वर्ग मील का भूभाग प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात उत्तरी जर्मन संघ बना। बिस्मार्क ने 21 राज्यों को मिलाकर प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन संघ का गठन किया, जिसमें 2 सदन रखे गए, लोकसभा और संघीय परिषद। प्रशा के शासक को इसका वंशानुगत अध्यक्ष स्वीकार किया गया, तब बिस्मार्क को इसका चांसलर बनाया गया। तीसरा चरण जो था वो फ्रांस और प्रशा युद्ध था। अगर फ्रांस और प्रशा युद्ध की पृष्ठभूमि की बात करें तो बिस्मार्क को पहले से ही पता था कि फ्रांस के साथ संघर्ष करना होगा अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो, इसलिए उसने 10 लाख की एक आक्रामक सेना पहले से ही तैयार की और सैन्य शक्ति और अधिक बढ़ा रहा था। और उत्तरी जर्मन संघ बन जाने के बाद उसका फ्रांस के साथ और भी संघर्षपूर्ण तनावपूर्ण माहौल हो गया था। जो एक लक्ज़ेमबर्ग का प्रदेश था, नेपोलियन को उम्मीद थी कि तटस्थता के कारण ऑस्ट्रिया से युद्ध के पश्चात प्रशा इसे फ्रांस को लेने देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। जर्मनी में इसका बहुत विरोध हुआ। जर्मनी के राष्ट्रवादी कहते थे जो प्रदेश जर्मनों का है हम जर्मनी के शत्रुओं के हाथ में नहीं जाने देंगे। और नेपोलियन का कहना था कि बिस्मार्क ने मेरे साथ छल किया, जिससे दोनों देशों के मध्य की स्थिति बिगड़ गई। इसके साथ ही स्पेन की गद्दी का जो प्रश्न था वह युद्ध का प्रमुख कारण बना। स्पेन पर प्रशा के संबंधी राजकुमार लियोपोल्ड को सम्राट बनाने का निश्चय किया गया। तो प्रारंभ में तो लियोपोल्ड ने इस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, पर बाद में वो सहमत हो गया। अब फ्रांस नहीं चाहता था कि स्पेन पर प्रशा के समर्थक शासक बने, इस कारण उसने प्रशा के सम्राट से भेंट की और विलियम से कहा कि वह लियोपोल्ड को समझाए कि वह सिंहासन से अपने पीछे हट जाए, वह सिंहासन पर बैठे नहीं। इस पर जो उस वक्त तो हाँ कर दिया प्रशा के सम्राट ने, पर फ्रांसी राजदूत ने इस आधार पर वचन मांगा, पर सम्राट ने कोई वचन नहीं दिया और इस बातचीत का जो तार था वो बिस्मार्क को भेज दिया गया। बिस्मार्क ने तार का एक शब्द भी नहीं बदला, केवल उसे संक्षिप्त कर दिया और उसे समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दिया। इस बारे में कैटलिबी का कथन है कि पूरी इबारत मानो युद्ध की चुनौती के जवाब में बातचीत का निमंत्रण था, किंतु संक्षिप्त इबारत मानो चुनौती के जवाब में तलवार का वार था। इस प्रकार जब ये पब्लिश हुआ तो दोनों देशों में बहुत अधिक तनावपूर्ण स्थिति हो गई। उस दिन फ्रांस को 14 जुलाई को राष्ट्रीय पर्व भी था और फ्रांस जाति पहले से ही उत्तेजित थी, जिसके बाद फ्रांस के जो युद्ध मंत्री थे ग्रेमा, उन्होंने भी संघर्ष का मार्ग अपनाने का वहाँ के फ्रांस के सम्राट से अनुमोदन किया। उसके पश्चात इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध प्रारंभ हो गया। इटली जो था उसने सेडोवा और सेडान के युद्ध में प्रशा का साथ दिया था, क्योंकि उसे अपने प्रदेश प्राप्त करने थे, वेनेशिया और रोम। इस युद्ध में भी इटली ने प्रशा का साथ दिया था और इस दौरान ग्रेवलॉट का युद्ध हुआ 18 अगस्त को, जिसमें फ्रांसीसी सेना परास्त हुई। और 1 सितंबर 1870 को सेडान का युद्ध हुआ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। इसमें नेपोलियन 83,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया और फ्रांस परास्त हुआ। फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई और 18 जनवरी 1871 को वर्साई के विख्यात राजमहल में बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक करवाया। इस प्रकार फ्रांस प्रशा का युद्ध समाप्त हो गया और उसके पश्चात फ्रैंकफर्ट की संधि हुई, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी कि फ्रांस को मेज व स्ट्रासबर्ग सहित अल्लास व लॉरेन के प्रदेश जर्मनी को देने पड़े। फ्रांस को युद्ध के हर जाने के रूप में 20 करोड़ पाउंड की रकम क्षतिपूर्ति के एवज में देना पड़ा, जिसकी भुगतान अवधि 3 वर्ष निश्चित की गई और क्षतिपूर्ति होने तक जर्मन सेना फ्रांस में ही रहेगी। इस युद्ध के परिणाम बहुत भीषण थे, क्योंकि इससे हम प्रथम विश्व युद्ध के बीच ढूंढ सकते हैं इसमें। इस युद्ध के पश्चात अप्रैल 1871 में जर्मनी में नई विधान की घोषणा की गई। दक्षिणी जर्मन के समस्त राज्यों का विलय किया गया और इस प्रकार फ्रैंको जर्मन युद्ध के फलस्वरूप जर्मनी सारे यूरोप का प्रतिष्ठित और सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य बन गया और प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। हेजन का कथन है कि ये जो फ्रैंकफर्ट की संधि थी ये यूरोप का रिसने वाला फोड़ा बन गई थी, क्योंकि इस युद्ध में अल्लास और लॉरेन जो प्रदेश फ्रांस को देने पड़े थे वो उसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदेश थे और जो उसके लिए हमेशा ही एक विस्फोटक स्थिति रही और प्रथम विश्व युद्ध का कारण भी रही थी। और फ्रांस में जो गणतंत्र स्थापना हुई थी उसके भी फ्रांस खिलाफ था। तो इस प्रकार इस युद्ध के पश्चात बिस्मार्क जो था, जब तक वो जीवित रहा, कूटनीति के रूप में उसने फ्रांस को अलग रखा
पर जैसे ही बिस्मार्क की निधन के पश्चात फ्रांस ने दूसरे देशों के साथ गुप्त संधियाँ शुरू कर दी और जिसका परिणाम हम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में पाते हैं।